वो होता है जो बाद में टाइम निकालना चाहेंगे उनके लिए होगा। हम लोग अगर क्लास में अभी अटेंटिव रहेंगे तो हम लोगों का बहुत मज़ा मज़े से ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखिए, स्पेस फिजिक्स में प्राइमरीली जो नई चीज़ है वो क्या है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस बात का है कि आपके P2 में जो लास्ट क्वेश्चन है वो इसका होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। जो लास्ट क्वेश्चन है P2 का, P1 में भी हो सकता है बट P2 का लास्ट क्वेश्चन तो यही होता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 10 भी हो सकता है, क्वेश्चन 11 भी हो सकता है। अराउंड उसके मार्क्स होंगे 10 मार्क्स या मिनिमम 8 मार्क्स ये होंगे, ये होते हैं। ठीक है, ये इसकी सबसे ज्यादा जरूरी बात है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमें स्पेस में कोई रिसर्च तो कर नहीं रहे हैं कि हम एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप PhD कर रहे हो तो आपको बड़ा कुछ पता है। जी आपको बहुत कुछ पता होगा, आजकल के बच्चों को सब कुछ पता होता है। हम सिर्फ वो टॉपिक पढ़ने में इंटरेस्टेड है जो CI के हिसाब से इंपॉर्टेंट है या CI की रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब CI में स्पेस फिजिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्पेस फिजिक्स के ये जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें दो चीजें आती हैं। तो मैं ऐसे बच्चों को समझाने के लिए कहता हूँ कि इसके दो पार्ट्स बेसिकली कर लो स्पेस फिजिक्स के लेसन के। स्पेस के नहीं, लेसन के दो पार्ट्स हम कर सकते हैं। पार्ट वन इज ऑल अबाउट सिंपल टर्म्स, जैसे सोलर सिस्टम क्या है भाई, प्लैनेट किसे कहते हैं, ड्वार्फ किसे कहते हैं, कुछ भी टर्म्स हो आपके पास वो बेसिक टर्म्स। ठीक है। सिंपल सा जो हमारे पास क्या कहते हैं, समझ लें आप कि सिंपल सा हमारे पास, बिल्कुल सिंपल सा हमारे पास क्या होगा, एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमें जो है वो चीज़ें पता हो। बस ये यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डिफाइन से डॉर्फ स्टार, तो ये टर्म्स क्या, ये सब आ जाएंगे इसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से डिफाइन नेब्यूला, ये क्या हो सकता है। ये सब चीजें आपका पार्ट वन है कि जिसमें आपको कुछ डिस्क्रिप्शंस पता हो। पार्ट टू है इसमें जो थोड़ा सा रट्टे वाला है, वो है बेसिकली स्टार फॉर्मेशन। और उसके बाद एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जो आती है वो आपको सिखानी है। एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, कोई लंबी चौड़ी कोई बहस नहीं है कि पता नहीं क्या कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। तो ये इजी, यानी कि P2 में अगर आपसे आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो इजीएस्ट 10 मार्क्स हैं या इजीएस्ट 8 मार्क्स हैं, आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से रखें। अब आते हैं कि जो सबसे पहली चीज कैलकुलेशन, क्योंकि एक ही है तो उसको पहले ही करके फारिग हो जाता है। कैलकुलेशन किसकी होती है, ऑर्बिटल स्पीड की। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। अच्छा, बड़ा ही वेग सा एक फॉर्मूला हमने बनाया हुआ है कि भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। वरना तो एक्चुअल में क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक किस्म की चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन हमने बड़ा सिंपल सा बनाया हुआ है कि भाई हम आगे ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये बात करेंगे कि हमारे पास जो है ना ऑर्बिटल स्पीड जो है वो इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, हमने ये बनाया हुआ है। सबसे ज़्यादा जो इसमें गलत बात है वो ये है कि हम ये कह रहे हैं कि ऑर्बिटल स्पीड हम निकालेंगे, और ऑर्बिटल स्पीड निकालने के लिए हम जो काम करना चाह रहे हैं वो काम हम ये कर रहे हैं कि हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सर्कल का। जबकि स्पेस में कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में होती ही नहीं। ये देखें कितने मजे की बात मैंने की है। कोई भी चीज स्पेस में क्या कहते हैं होती ही नहीं है सर्कुलर मोशन में। ये है सबसे ज्यादा खतरनाक बात। तो खैर एनीवेज, हम क्योंकि अगेन बड़े बेसिक से लेवल पे इसका डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई पता नहीं किस तरह की चीजें होंगी। तो मैं समझाने के लिए आपको ये कह देता हूँ कि इससे ये अर्थ है और ये मून है। ठीक है। अब हम ये कहते हैं, हमारा ये मानना है कि मून इज बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। दूसरा इसमें एक और भी चैलेंज है, वो क्या है कि भाई अगर हम अर्थ के हिसाब से सन की बात करें, सो बेसिकली अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन। ये हमारा डिस्कशन है। तो अब अगर हमसे हमें एग्जाम में क्वेश्चन में ये कहता है वो कि आप ये बताइए कि भाई अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करनी है। किसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है, अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो हम ये वाला डिस्टेंस जो कि बिटवीन सेंटर ऑफ द सन है और बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ है, इसे कहते हैं
ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ। ऑर्बिटल रेडियस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ। अब ये वैल्यू याद नहीं करनी, ये वैल्यू गिवन होती है, पता होती है कि ये वैल्यू इतनी है। इसी तरह से अगर मुझे ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करनी है फॉर एग्जांपल मून की, तो हमें ये वाला डिस्टेंस यूज करना पड़ेगा। सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके सेंटर ऑफ द मून से हम इसे स्मॉल आर कह देते हैं। अब वो कह दे कि ऑर्बिटल स्पीड आप कैलकुलेट करो यूरेनस की, ऑर्बिटल स्पीड आप कैलकुलेट करो जुपिटर की, तो दी ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू चेंज इज दिस आर। दैट इज इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात, क्योंकि प्लैनेटरी मोशन सारा का सारा सर्कुलर मोशन है, सर्कल में घूम फिर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर अ सर्कुलर मोशन बिकम्स सर्कमफेरेंस, एंड दैट सर्कमफेरेंस इज गिवन बाय 2 पाई आर। अब अगर मैं अर्थ के लिए कैलकुलेट कर रहा था तो आई कैन यूज दिस। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट कर रहा हूँ मून के लिए तो आई कैन यूज दिस। ठीक है, ओवर टाइम, ओवर टाइम। अच्छा, अब अर्थ कितने देर में घूमती है सूरज के इर्द गिर्द? सो दिस इज 1 ईयर, राइट? ये प्री रिक्विजिट नॉलेज है, ये सबको पता होता है। मून कितने दिनों में पूरा जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है? तो दैट इज 27 डेज। ठीक है, 27 दिन होते हैं। जब आपको पता है 28 और 29 में फिर खड्डा शुरू हो जाता है कि चांद आ गया नहीं नजर आया हमें, तो मतलब ये चीज़ तो वो वाही चीज़ है जो हमारे बड़े अच्छे तरीके से आती है। तो ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस कोई डेटा नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें पता होना चाहिए। ये बताइए, यहाँ तक बात समझ में आती है? अच्छा, अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, अभी तक तो हमने स्केच किया था सर। एग्जाम्पल कर लेते हैं कि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ। ठीक है, हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम ये कह देते हैं कि हमारे पास 6 सन है। ठीक है, 6 अर्थ है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, एज आई टोल्ड यू, ये गिवन होगा, आपको पता है, ये याद नहीं करना, गिवन है। वो ऑर्बिटल रेडियस आपको दे देता है, वो कहता है कि ये है भाई 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर्स। ये गिवन है, दिस इज ऑर्बिटल रेडियस। तो भाई ऑर्बिटल स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 पाई आर अपॉन टी, 2 इंटू पाई इंटू आर, विच इज 1.5 एक्सपोनेंट। अब 8 रख रहे हो तो ये बात जहन में रखना कि फिर आंसर किलोमीटर्स में निकाल लो, निकाल लो, क्योंकि इतने बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, सन की बात कर रहे हो, अर्थ की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे मीटर्स और माइल्स ये थोड़े से इरेलीवेंट हो जाते हैं, तो हम यूज करते हैं किलोमीटर वगैरह। आगे जाके हम यूज कर रहे होंगे लाइट ईयर वगैरह। तो आप दे सकते हैं, आप मीटर्स में भी आंसर दे सकते हैं, बट किलोमीटर्स भी एक्सेप्टेबल यूनिट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी की सारी फिजिक्स में, जहाँ पे भी आपने काइनेमेटिक्स किया, जहाँ पे भी आपने डायनामिक्स किया, जहाँ पे भी आपने जो भी पुराना काम किया, वहाँ पे आप सब किलोमीटर्स में चला। सिर्फ यहाँ के लिए हम ये एक्सेप्शन बना रहे हैं, बाकी किलोमीटर्स भी यूज कर सकते हैं, मीटर्स में भी यूज कर सकते हैं आप। अब आते हैं टाइम। कितनी देर लगती है अर्थ को पूरे सन के इर्द गिर्द घूमने में? तो अभी हमने बताया 1 ईयर। अब 1 ईयर का मतलब है, हम यहाँ पे 1 रख दें तो टाइम पीरियड आ जाएगा, ईयर तो आ जाएगा, लेकिन फिर आपने स्पीड कैलकुलेट की होगी किलोमीटर पर ईयर में। ठीक है, से हम इसको डेज में कन्वर्ट कर लें तो डेज होंगे 365.25 डेज। ठीक है, 365 डेज नहीं होते ईयर में, 365.25 डेज होता है। मैंने पूछा नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 365.25 डेज होते हैं। 365 डेज अगर होते तो हमारे पास कोई लीप ईयर नहीं होता। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर होता है जो एवरी 4 ईयर्स आता है, जिसमें हम February 29 कर देते हैं। ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात, अगर हम इसको से आवर्स में कन्वर्ट कर लें तो हम कर सकते हैं ईच डे हैज 24 आवर्स। अगर हम इसको से मिनट्स में कन्वर्ट कर लें तो फिर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ईच आवर है 60 मिनट्स। और अगर हम इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लें तो फिर हम इसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ईच मिनट इज गोइंग टू हैव 60 सेकेंड्स। तो ओवरऑल अगर हम इसकी कैलकुलेशन कर लें तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर है वो आ जाएगा 365.25 टाइम्स 24 टाइम्स 3600 गिव्स अस 3.1 एक्सपोनेंट 7 सेकेंड्स। तो ये यहाँ रख सकते हैं हम, 3.1 एक्सपोनेंट 7। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा अराउंड 2 इंटू 3.14 इंटू 1.5 एक्सपोनेंट 8।
डिवाइडेड बाय दिस। तो हमारा आंसर आ रहा है 29.86 किलोमीटर्स पर सेकंड। किलोमीटर्स पर सेकंड, जिसे आप 29.860 मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। रीजन वुड भी कि ये किलोमीटर से किस में चला गया, मीटर में, तो हमने इसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दिया। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई इस तरह की टेंशन नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में नहीं, आपको ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब स्लाइड्स आपके रेलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। तो ये ऑर्बिटल स्पीड की इस तरह की कैलकुलेशन वगैरह वो पूछ रहा होता है। यहाँ तक बात सबको समझ में आती है? अच्छा, अब आते हैं एक्चुअल में क्या होता है। एक्चुअल में होता सीन बड़ा डिफरेंट है। एक्चुअल में होता ये है कि भाई जो सन है और जो अर्थ है उसका ऑर्बिट जो है ना, वो मतलब बिल्कुल भी सीधा नहीं है। वो बड़ा अजीब सा है। यानी कि अगर मैं आपको समझाने के लिए बनाऊं, तो सन और अर्थ बेसिकली यूं घूम रहा है। इट्स लाइक एलिप्स। एलिप्स होता है सिमिलर टू सर्कल बट डिफरेंट, इज नॉट एग्जैक्टली सर्कल। तो अब इसका जो डिस्टेंस है ना, ये समझने वाली बात है, ये वाला डिस्टेंस है अर्थ टू सन, ये डिफरेंट है। और ये जो ये वाला डिस्टेंस होगा, ये डिफरेंट होगा। तो ये समझ में आना चाहिए आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये दोनों अलग अलग डिस्टेंस है। अगर ये सर्कल होता तो बेटा ये सब सेम होता ना, फिर तो रेडियस होता हम कहते हैं। लेकिन हमने अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये काम किया। हमारे सिलेबस में अभी ये डिस्कशन नहीं है कि आप जो है वो बच्चों को ये समझाना शुरू कर दें कि भाई पता नहीं इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये समझने वाले। तो ओरिजिनली अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड सन, so it is an elliptical orbit. It is not a circular orbit. ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। ये हो गई एक बात। अब आते हैं कि इस इलिप्टिकल ऑर्बिट की जो अच्छी सी इमेजिनेशन है वो किस तरह की है, वो कुछ इस तरह की है। अब ये जो अच्छी सी इमेजिनेशन है, ये आपके सामने क्या आपको नजर आ रहा है? आपको एक एनिमेशन नजर आ रही है जिसमें हमने दिखाया कि एक हमारे पास स्टार है। स्टार जो हमारे पास है वो भाई है सन। ठीक है, ये रहा स्टार, और ये इसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा जो यूनिक चीज है वो क्या है? हमें यहाँ पे इस वक्त बड़ा सर्कल नजर आ रहा है आपको। आप गूगल करोगे आपको भी ये बड़े आराम से नजर आ जाएगा कि इस तरह का एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही है, समझने के एतबार से बिल्कुल सही है। तो अब हम ये समझना चाहते हैं कि जो डिस्प्ले इस वक्त आपके सामने है वो क्या है? वो एक सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम बेसिकली बेटा टर्म ही स्टार से डिराइव हुई है। हर स्टार का एक सिस्टम होता है। अल्लाह ताला ने डिफरेंट स्टार्स बनाए दुनिया में। कायनात में अल्लाह ताला ने बहुत सा यूनिवर्स में अल्लाह ताला ने बहुत सारे स्टार्स बनाए हैं। उसमें से एक स्टार हमारा सन है, और उसके इर्द गिर्द हम लोग घूम फिर रहे हैं। तो यूनिवर्स का सेंटर आप और मैं नहीं, ये यूनिवर्स का सेंटर अल्लाह ताला है जिसने बहुत सारे स्टार्स बनाए, बहुत सारी यूनिवर्स बनाई है, बहुत सारे प्लैनेट्स बनाए। ठीक हो गई बात? ये बात समझ में आती है? ये ऑब्सोलीट मॉडल है जिसमें हम बिलीव करते थे कि ऐसे सब कुछ हो रहा है कि सन स्टेशनरी है और अर्थ जो है वो घूमते रही है। अच्छा, इसमें जो सबसे ज्यादा जबरदस्त बात है वो क्या है? सबसे पहली चीज तो आप ये जहन में रखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आप ये जहन में रखें कि इसके साथ ही ना कुछ एक्सेप्शंस हम सबसे पहले ला सकते हैं आपके सामने। वो क्या है? वो ये है कि जो हमारे भाई साहब क्या कहते हैं, इसमें एक्सेप्शंस जो एग्जिस्ट करती हैं वो क्या क्या एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहली एक्सेप्शन है कि वीनस, इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, नॉट मरकरी। इट इज द सेकंड मोस्ट क्लोजेस्ट प्लैनेट। ठीक है, सेकंड मोस्ट क्लोजेस्ट प्लैनेट है ये, बट ये हॉटेस्ट है। मरकरी इज द मोस्ट क्लोजेस्ट टू सन। ठीक है, द मोस्ट क्लोजेस्ट टू सन। बहुत 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 जो है ना वो करीब है, बट इट इज नॉट द मोस्ट हॉटेस्ट प्लैनेट। ये समझना, ये एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्यों है उसके ऊपर आते हैं। तो अब वीनस का जो टेम्परेचर है वो कितना है भाईजान? वीनस का जो टेम्परेचर है, मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये याद मतलब बात समझ में आ जाए, याद ना रहे बेशक, समझ में आ जाए। जबकि मरकरी का टेम्परेचर है 350 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वीनस का टेम्परेचर है 460। रीजन क्या है इसका, ये हम बाद में जाके डिस्कस कर रहे होंगे। ये एक एनॉमली है। दूसरी एनॉमली जो आपको समझानी है वो ये समझानी है कि जो हमारे पास क्या कहते हैं सैटर्न भाई हैं, उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.0 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, द मोस्ट क्लोजेस्ट टू अर्थ। आपको पता है अर्थ की कितनी होती है? अब आप कह सकते हो 9.81 होती है अर्थ की।
ठीक है, ये एमसीक्यूज में चीजें आ सकती हैं, पूछ सकता है वो। तो ये जहन में रखना जरूरी है कि ये बेसिकली दो तीन एनॉमलीज हैं जो हमें मिलती हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, अब आते हैं दो तीन चीजों के ऊपर जिसका डिस्कशन हमें अलग से करना है आपसे। वो क्या क्या है? यहां तक आप सबको आई होप बात सब सारी समझ में आती है, ठीक है? अच्छा, अब सबसे पहले हमें ये डिस्कशन करना है। सबसे पहले हमें ये डिस्कशन करना है कि हमारे पास जो हॉटेस्ट प्लैनेट था, या जो वीनस था, वो ऐसा क्यों था? तो देखो, सरफेस टेम्परेचर या किसी भी प्लैनेट का जो टेम्परेचर है, उसका ताल्लुक है दो तीन चीजों से। तो हम पूरी बुक पढ़ने से बेहतर है हम दो तीन चीजें अपने पास ग्रैब कर लें। नंबर वन इज डिस्टेंस, नंबर टू इज साइज, नंबर थ्री इज एटमॉस्फेयर। क्या मतलब है इस बात का? डिस्टेंस का मतलब ये कि सूरज से वो कितना दूर है, साइज का मतलब ये कि उस प्लैनेट का अपना साइज कितना बड़ा है, एटमॉस्फेयर का मतलब ये कि उस प्लैनेट पे किस तरह की गैसेस हैं। ठीक हो गई बात? अच्छा, प्लैनेट को एस्टेरॉइड से और मिटियोर से, बाकी सब चीजों से डिफरेंशिएट ही करता है एटमॉस्फेयर। यानी कि अगर आप अर्थ का एटमॉस्फेयर खत्म कर दें तो अर्थ एस्टेरॉइड होएगा। ये समझ लें आप। तो अगर एटमॉस्फेयर है तो जानिए कि सबका है, मरकरी का भी है, वीनस का भी है, अर्थ का भी है, मार्स का भी है, जुपिटर का भी है, सबका है। सबका एटमॉस्फेयर होता है, क्योंकि सबकी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। तो अब पहले तो ये समझते हैं कि किस किस के साथ सरफेस टेम्परेचर रिलेटेड है। डिस्टेंस आपको समझ में आ गया कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि सन से हमारे प्लैनेट भाई का कितना फासला है। ठीक है। और साइज की हम बात करें तो प्लैनेट का कितना बड़ा साइज है, कितना छोटा साइज है। एटमॉस्फेयर की बात करें तो हम ये कह देते हैं कि ये एक प्लैनेट का एटमॉस्फेयर है, ये एक दूसरे प्लैनेट का एटमॉस्फेयर है। तो अब हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो दूसरा प्लैनेट है ना, इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा गैसेज है इसके अंदर। तो अब समझ जाते हैं कि भाई सन से जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, सरफेस टेम्परेचर उतना क्या होगा, कम होगा। जाहिर है, स्टार से दूर जा रहे हो तो स्टार से अगर दूर जा रहे हो तो टेम्परेचर कम ही होगा। ठीक हो गई बात? अच्छा, ध्यान देना है, क्लास छोटी सी भी है और हम बहुत स्पीड में भी जा रहे होंगे और पूरा स्पेस फिजिक्स खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल लॉस नहीं होना, बिल्कुल जोन आउट नहीं होना। कोई बहुत 2 घंटे की क्लास नहीं, छोटी सी क्लास। साइज की बात करते हैं। तो जो प्लैनेट जितना बड़ा होगा, ठीक है, जो प्लैनेट जितना बड़ा होगा, अब समझ में आता है कि भाई उतना जो है वो गर्म होगा। तो ये समझ लें जरा, बेसिक हीट ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो बड़ी चीजें होती हैं ना, वो गर्म भी देर से होती हैं, और वो ठंडी भी जो है ना, वो देर से होती है, सॉरी जल्दी हो जाती है। यानी कि हीट ट्रांसफर इसमें अगर हम देखें तो इसमें स्लो होगी और इसमें फास्ट होगी। ये समझने वाली बात है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है? समंदर। सबसे अच्छी एग्जांपल समंदर। कराची में रहते हुए आप सी को इमेजिन कर लें। सी जब कराची में हीट वेव चल रही हो ना, अगर 40-45 डिग्री सेल्सियस, पूरा कराची, कराची के लोग तो नहीं जाते, अब मैं क्या रिकॉर्डेड क्लास से भेजूं। जो गैर मकामी लोग होते हैं ना, जो तफरी के लिए आए हुए होते हैं। मैं खुद बीच पे रहता हूँ, मैं पता नहीं कितने अरसे पहले बीच पे गया था। तो जो लोग होते हैं, मतलब उनको गर्मी लग रही होती है तो वो निकल के समंदर में डूबने के लिए आ जाते हैं। वो समंदर को गंदा कर देते हैं। क्यों गंदा करते हैं? सवाल ये, समंदर में ऐसा क्या है भाई? समंदर गर्म नहीं है, जबकि जमीन गर्म है। शहर गर्म हो रहा है, घर पक रहा है उनका, बेचारों का, बिल्डिंग में रहते हैं वो, घर गर्म हो गया, दीवारें गर्म हो गई, तो उनको ठंडा होने के लिए पानी चाहिए। तो वो समंदर में जाके कूद जाते हैं। तो समझ में ये आई बात कि भाई पानी जो है वो उतना ज्यादा जल्दी गर्म नहीं हुआ जितना ज्यादा जल्दी आपका कंक्रीट की बिल्डिंग या आपका घर गर्म हो गया। आपने ज्यादा अच्छा जियो में भी पढ़ा हुआ है इसको, कि आपके पास सी ब्रीज है तो लैंड ब्रीज है, तो वो बात समझ आ। अच्छा, दूसरी बात ये कि सर, अब अगर आप ये कहते हैं कि विंटर्स हैं, तो विंटर्स में क्या होगा भाई? अगर बीच पे जाएंगे तो विंटर्स में जाके सर्दी लगेगी? जी नहीं। विंटर्स में बीच जो है वो हल्का सा गर्म फील होगा, क्योंकि वो इतना बड़ा रिजर्वायर है ना, पानी इतनी बड़ी चीज है। तो बेटा वो बहुत देर से जाके ठंडी होगी और वो बहुत देर से जाके गर्म होगी। तो प्लैनेट का साइज जितना बड़ा होगा, उतना जल्दी वो गर्म नहीं होगा, उतना वो आराम आराम से गर्म होगा, और उतना वो जल्दी जल्दी कूल होता जाएगा। ये समझना है। तो हीट ट्रांसफर किस प्लैनेट में ज्यादा होगा? जिसका साइज बड़ा है। हीट ट्रांसफर किस में कम होगा? जिसका साइज छोटा। बात समझ में आ गई? तीसरे फैक्टर पे आते हैं, एटमॉस्फेयर। तो जिसका एटमॉस्फेयर डेंस होगा, ठीक है, वो थोड़ा सा, आप ये कह सकते हो कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस जहाँ पे जो है वो ज्यादा होंगी, वहां पे ऑब्वियस सी बात है, हीट जो है वो लेस ट्रैप होगी, वो थोड़ा सा कोल्डर होगा। जिस सॉरी लेस टेंस होगा भाई, उसकी बात करें, हीट लेस ट्रैप होगी और वो थोड़ा सा कोल्ड होगा।
तो उसका सरफेस टेम्परेचर कम होगा। जो बहुत ज्यादा डेंस गैसेस के अंदर जो जकड़ा हुआ होगा, उसमें गैसेस ही गैसेस होंगी, उसमें बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस होंगी। तो वहां पे हीट जो ट्रैप है वो बहुत ज्यादा होगा। जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप कहते हैं कि आपके पास जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो बेसिकली इसी वजह से ना कि हीट ट्रैप्ड हो जाती है अर्थ के अंदर, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाना शुरू कर दिया, तो ये हॉट होगा। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि वीनस इज मच मोर हॉट एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स। वीनस का जो गैसेस का नेबरहुड है ना, वो बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रांग है। तो वीनस का सरफेस टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ठीक हो गई बात? यहां तक बात समझ में आती है? दूसरा एक फैक्टर जो हमें समझना है, वो ये समझना है कि हमारे पास हो किसी भी प्लैनेट की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है। मैंने प्लांट लिख दिया, मुझे प्लैनेट लिखना था। एंटी एलर्जी खा रहा हूँ मैं, तो मुझे अजीब सा पता नहीं क्या जोन आउट हो रहा हूँ मैं बार बार। प्लैनेट की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो किस बात पे डिपेंडेंट होती है? तो उसके वैसे तो बड़े सारे फॉर्मूलाज हमें मिल जाते हैं, जब हम आगे सीनियर क्लासेस में जाएंगे कुछ टीचर्स जो है ना वो पढ़ाने के लिए बच्चों को बता देते हैं कि भाई लिख दो GM/R², बता दो, शो मार लो, शो ऑफ कर लो। ये सिलेबस में नहीं है। ये सिलेबस में नहीं है। आपको क्या पता होना चाहिए? ग्रेविटेशनल फील्ड डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। नंबर वन, मास ऑफ द प्लैनेट। नंबर टू, रेडियस ऑफ द प्लैनेट। सिंपल, वेरी सिंपल। जितना ज्यादा मास, उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड। जितना बड़ा रेडियस, उतनी कम ग्रेविटेशनल फील्ड। एज सिंपल एज दैट। ये याद होना चाहिए सिलेबस के साथ। अच्छा, साइज का फिर से रिपीट कर देते हैं, बिल्कुल रिपीट कर देते हैं। देखिए, हीट ट्रांसफर की हम बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि जो प्लैनेट्स जिनका साइज छोटा है ना, जिनका साइज छोटा है, वो बेसिकली गर्म हो जाएंगे, शदीद पकना शुरू हो जाएंगे। अब वो जल्दी से ठंडे नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड्स होंगे। जबकि एक बड़ा प्लैनेट होगा ना, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो वो हीट जल्दी से रेडिएट कर सकेगा, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। ये हम कहना चाह रहे थे यहाँ। ग्रेविटेशनल फील्ड की बात हो गई, तो ये फॉर्मूला नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस। बट ये फैक्टर्स पता होने चाहिए। मास ज्यादा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। मास कम होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगी। ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, आप समझ लें मैसिव है, वो कौन है हमारे क्या कहते हैं प्लैनेट में? हमारे प्लैनेटरी सोलर सिस्टम में जो सबसे ज्यादा समझ लें आप मैसिव है, वो है भाई साहब जुपिटर। ठीक है, जुपिटर का मास सबसे ज्यादा होता है। कितना मास होता है? अराउंड 2000 एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम्स मास होता है। यही वजह है कि जुपिटर की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है। मुझे पता नहीं क्यों फील आ रही है इस दफा एग्जाम में वो ये पूछेगा आपसे, जैसे उसने पिछली दफा वीनस के एक्सेप्शन पूछी थी ना, इस दफा शायद वो इसकी पूछ ले। अच्छा जी, इसी तरह से जो सबसे कम है, जिसका सबसे हल्का मास है, वो कौन सा है भाई प्लैनेट जिसका सबसे कम मास है? तो सबसे कम है मरकरी का मास। मरकरी को यहाँ लिख देते हैं ऐसे, लाइटेस्ट, स्मॉलेस्ट। मरकरी का मास कितना है? 0.330 एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम्स। यही वजह है कि इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कितनी है? 3.7 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यूज याद नहीं करनी है, बट ये एनॉमलीज आपको पता हो तो फिर आप ये बात समझ आएगी। जी मैं आ रहा हूँ वहां तक बेटा, बजिए। देन रेडियस की बात करते हैं अगर हम, तो रेडियस का क्या मतलब होगा भाई? प्लैनेट का जितना बड़ा ये ऑर्बिटल रेडियस होगा, उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड कम हो जाएगी। यानी कि अगर इस इन दोनों रेडियाई की बात करें, तो इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कम होगी, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होगी। ठीक है। तो ये यहाँ पे इसमें ये सेकंड फैक्टर आपको ये याद करना है। इसमें जितना डिस्टेंस आप बढ़ाते जाएंगे, उतना बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कम होती जाएगी। ठीक हो गई बात? ये आ गई, ये आज के चैप्टर का लेसन का पहला पेज है, जिसमें हमने बेसिक सा डिस्कशन किया। यहाँ तक, यहाँ तक सबको बात समझ में आती है? अराउंड द सन भी हो सकता है, और इस वक्त तो मैंने सिर्फ अपने प्लानिटरी रेडियस की बात की है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो दोनों में डिपेंडेंट होती है। यहाँ पे हमने बात की है
प्लैनेट के अपने रेडियस की। सेकेंड फेज बेसिकली लेसन का क्या है, ये है असल में एक एनिमेशन सोलर सिस्टम की, कि सन एक लीनियर ऑर्बिट में जा रहा है। आपको नजर आ रहा है ये जो बीच में जा रहा है, दैट इज सन गाय। भाई साहब ये सन है हमारे, इसको ऐसे दिखा देते हैं आपको। ये सन है हमारे, ये सीधे जा रहे हैं। बाकी प्लैनेट्स भी इनके साथ जा रहे हैं, और प्लैनेट्स घूमते घूमते जा रहे हैं। ये यूनिवर्स में हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज बड़ी मजे की आपको नजर आ रही है। दो चीजें आपको नजर आ रही है। एक तो आपको कलर नजर आ रहा है भाईजान, वाइट। वाइट वाला तो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। रेड और ब्लू, ये हमें नजर आ रहा है, ये हमें समझना है। तो अर्थ के हिसाब से कुछ प्लैनेट्स हमें रेड दिखते हैं जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं, और कुछ प्लैनेट्स हमें ब्लू दिखते हैं। अच्छा, अभी मेरा ख्याल है शायद कल कल परसों देखा था आप लोगों ने वो ब्लू स्काई, वो जो कराची में वायरल हुआ था। हर प्लैनेट की ग्रेविटी अलग हो सकती है, बिल्कुल अलग हो सकती है। ग्रेविटी इज समथिंग दैट एक्ट्स, एंड उसकी स्ट्रेंथ इज इनवर्स टू इट इज। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी ना, ग्रेविटेशनल पुल जो होगा, जो 9.8 होगा, बस या 9.7 है या 9.2 है या 3 है, कुछ भी है वैल्यू, ये बेसिकली मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड है, या न्यूटन पर किलोग्राम है, ठीक है। ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑफर करता है दूसरे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो ग्रेविटी बेसिकली डिपेंडेंट होती है मास पे और रेडियस पे। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। जितना प्लैनेट का मास ज्यादा होगा, उतनी ग्रेविटेशनल पुल फील्ड ज्यादा होगी। जितना प्लैनेट का मास कम होगा, उतनी ग्रेविटेशनल पुल या फील्ड कम होगी। और जे के जितना भी प्लैनेट का बड़ा डायमीटर होगा, बड़ा साइज बड़ा होगा, उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड उसकी कम होती जाएगी। जितना उसका छोटा साइज होगा, यानी कि आप इसे समझो, मोर डेंस प्लैनेट वुड ऑफर, more dense planet would offer what? Would offer more gravitational force और gravitational field। ये बात हो रही है वहां पर। खैर एनीवेज, हम कहाँ थे, हम यहाँ थे। अब हमें रेड और ब्लू नजर आता है, ये क्या नजर आता है, इसे हम कहते हैं, इसका बेसिकली जो एविडेंस है, यानी कि जो हमें नजर आ रही है रेड लाइन और ये जो ब्लू लाइन हमें नजर आ रही है बेटा, इसे हम कहते हैं डॉपलर शिफ्ट इन वेवलेंथ। सबसे ज्यादा मजे की चीज, सबसे ज्यादा मजे की चीज ये है कि अब ये डॉपलर कैसे शिफ्ट चलते इन वेवलेंथ है क्या, या ये क्या चीजें करना चाह रहे हैं हम। तो हम इसको जरा तफसील से समझ लेते हैं पहले, कि हम बात क्या कर रहे हैं, फिर हम आगे जाएंगे इसकी। तो पहले इसको इस तरह से देखो कि, तुम रुक जाओ भाई, तुम्हें रोक देना है। पहले इसे इस तरह से देखो, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं डिफरेंट। ये लाइट वाली बात बहुत आराम से बाद में समझ में आएगी। पहले ये समझो, सोचो एक एम्बुलेंस है ट्रैफिक में, ठीक है। एम्बुलेंस का सायरन है, वो सायरन एक फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है, एक वेवलेंथ इमिट कर रहा है। तुम यहाँ पे खड़े हो, गाड़ी में ट्रैफिक में फंसे हो, तुम्हें ये सायरन फील हो रहा है। अब दो पॉसिबिलिटी, बल्कि तीन पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटी वन, सायरन इज कांस्टेंट। मतलब, मतलब क्या है, जैसा सायरन आपको फील हो रहा है, वो ओवर टाइम इट इज नॉट चेंजिंग। इससे आप क्या डिराइव करेंगे, क्या एनालिसिस होगा आपका। आपके कान में आवाज आ रही है, आवाज एक जैसी है, कोई चेंज नहीं उस आवाज में। क्या, क्या डिराइव कर रहे हैं आप, आपके जहन में क्या आंसर आ रहा है, क्या एनालिसिस है आपका। आपने एम्बुलेंस देखी नहीं है, वो ट्रैफिक के पीछे कहीं खड़ी हुई है, आपको नजर नहीं आ रही, बस आपको आवाज आ रही है और आवाज कांस्टेंट है। आंसर में क्या समझ में आया इससे, क्या कमेंट कर सकते हैं एम्बुलेंस के बारे में। बिल्कुल सही, रयान बिल्कुल सही जा रहा है मेरा बच्चा। वेरी गुड गुड। वजिया का जो दूसरा स्टेटमेंट है, दैट इज मोर मोर लाइकली कि वो सही हो। देखिए, अगर एम्बुलेंस का सायरन आपको चेंज होता हुआ फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब है एम्बुलेंस इज स्टक। एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसी हुई है, एम्बुलेंस इज नॉट मूविंग एट ऑल। एम्बुलेंस अपनी जगह पे खड़ी हुई है, एम्बुलेंस कहीं नहीं जा रही।
हटो, जगह दो उसको ताकि उसको जगह मिले। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपको फील होता है सायरन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या समझ में आता है कि भाई एम्बुलेंस के अंदर जो बंदा बैठा हुआ है जिसने सायरन नोट एमिट करना है, क्या वो वॉल्यूम बढ़ा रहा है, या या कुछ और फील हो रहा है। तो भाई अगर सायरन की आवाज, लाउडनेस, इंटेंसिटी शदीद हो रही है, दैट मींस एम्बुलेंस इज कमिंग क्लोजर टू यू, राइट। वो आपके पास आ रहा है। जगह दो उसे, देखो बैक व्यू मिरर में, रियर व्यू मिरर में, हटो जल्दी से, जगह दो उसको ताकि वो भागे बेचारा। दूसरा ये है। तीसरा ये हो सकता है कि भाई सायरन डिक्रीज हो रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि एम्बुलेंस इज मूविंग अवे फ्रॉम यू, साउंड सोर्स दूर जा रहे हैं। तो क्वेश्चन इज द अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू जनरेट हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपकी आपकी भी पूरा फोकस यहाँ पे है कि एम्बुलेंस का सायरन चेंज हो रहा था या एम्बुलेंस का सायरन चेंज होता हुआ फील हो रहा था। दैट इज द क्वेश्चन। एम्बुलेंस का सायरन चेंज नहीं हो रहा था, एम्बुलेंस के ऊपर जो लगा हुआ है स्पीकर वो एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है। से वो फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है 100 हर्ट्ज की। तो चलते हुए भी जब एम्बुलेंस आपके पास आ रही है तब भी वो 100 हर्ट्ज की है, जब वो दूर जा रही है तब भी वो 100 हर्ट्ज ही की है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी आपका ईयर डिटेक्ट कर रहा है दैट इज डिफरेंट, राइट। दैट इज डिफरेंट। दैट टेल्स यू लॉट अबाउट वेव्स। तो वेव्स, अगर साउंड सोर्स या लाइट सोर्स या हीट सोर्स या ग्रेविटेशनल सोर्स मूविंग हो, तो वेव का एक अपना इम्पैक्ट होता है, एक अलग सी फील आती है उसकी। ये इस तरह से समझो, पानी अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, उसमें तुम कोई पत्थर फेंको तो वेव्स बनेंगी। अगर वो स्टेगनेंट वाटर है तो उसका जो इम्पैक्ट होगा, जो वेव वहां पे फ्रंट्स बन रहे होंगे वो सर्कुलर होंगे या प्लेन होंगे। लेकिन अगर वाटर फ्लोइंग है और तुम फिर पत्थर फेंको, फिर जो रिपल्स बनेंगे वो डिफरेंट होंगे, राइट। तो वंस यू एक्सपीरियंस वेव मोशन, थिंग्स चेंज, आसान अल्फाज में। तो आप इस स्टोरी का जो पूरा एनालिसिस है वो क्या है, वो सिर्फ ये है कि ओरिजिनल साउंड सोर्स, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई है, फ्रीक्वेंसी की फील, फ्रीक्वेंसी का सेंसेशन कान के ऊपर डिफरेंट। ये जो प्रोसेस है ये है डॉपलर शिफ्ट इन वेवलेंथ। और अभी हमने साउंड का इफेक्ट पढ़ा है। अब हम पढ़ना चाहते हैं लाइट का इफेक्ट, क्योंकि लाइट का इफेक्ट दुनिया में कहीं नजर नहीं आता। तो ये जाहिर है दिखाना, अब समझाऊंगा तो अब कुछ बेहतर लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ओरिजिनली तो सन भाई हैं जो कि स्टार हैं, जो कि एमिट करते हैं वाइट लाइट। ठीक है। क्या एमिट करते हैं, वाइट लाइट एमिट करते हैं। तो हमें सब कुछ स्पेस में वाइट दिखना चाहिए, या जो प्लैनेट्स हमारे इर्द गिर्द हैं वो वाइट दिखने चाहिए हमें सारे के सारे। लेकिन क्योंकि दे आर मूविंग और वी ऑन अर्थ आर ऑल्सो मूविंग, तो वी डोंट सी एवरीथिंग वाइट। वी ओनली सी दोज ऑब्जेक्ट्स वाइट जो कि अर्थ की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, जिनकी स्पीड अर्थ जैसी है। यानी कि जिसकी भी स्पीड अर्थ के आसपास जो अभी हमने निकाली थी ना, 30,000 मीटर्स पर सेकेंड, जिस भी प्लैनेट की, जिस भी एस्टेरॉइड की, जिस भी मीटियोर की ऑर्बिटल स्पीड ये है, वो आपको वाइट दिखेगा। तो जो ब्लैक स्काई के ऊपर आपको व्हाइट स्टार्स रात में कभी नजर आ रहे होते हैं, वो सब जो व्हाइट नजर आ रहे हैं हमें नेकेड आई से, वो सब अर्थ की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक हो गई बात। लेकिन कुछ हैं जो क्लोजर टू अर्थ आ रहे हैं, मे बी वो फास्टर हैं अर्थ से। कुछ हैं जो फार्दर फ्रॉम अर्थ जा रहे हैं, जो स्लोअर है। तो अब आते हैं व्हाइट लाइट का थोड़ा सा क्या करते हैं, डायसेक्शन करते हैं। दिस कंप्राइजेज ऑफ व्हाइट लाइट, राइट, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जो हमें रेड दिख रहा है, अच्छा ये याद होता है आपके बच्चों को, जब हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही होती है, राइट। तो वेव स्पीड, अच्छा वेवलेंथ से ही समझ जाते हैं, बस वेवलेंथ, लेंथ ही इंपॉर्टेंट है, वेव स्पीड छोड़ते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट मुझे रेड दिख रहा है उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, यानी कि वो मुझसे दूर जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी वेव्स इमिट कर रहा है, दूर जा रहा है। जो भी ऑब्जेक्ट मुझे ब्लू दिख रहा है उसकी वेवलेंथ एज कंपेयर टू रेड कम होगी, क्योंकि इस तरह उल्टे जाएंगे ना तो वेवलेंथ कम होगी। मैं बना नहीं रहा, उल्टे जाएंगे तो वेवलेंथ कम होगी, सीधा हाथ पे जाएंगे तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो जो ब्लू दिख रहा होगा उसकी वेवलेंथ कम है, दैट मीन्स वो हमें क्लोजर, हमारे पास आ रहा है। तो ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ये हमारे करीब आ रहा है, रेड वाला हमसे दूर जा रहा है।
डेसिबल्स की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है? नहीं, होशियारियाँ नहीं कर सकते हम, ओ लेवल्स में नहीं कर सकते होशियारी। हाँ, ए लेवल्स में खेलेंगे फिर बातें करेंगे आपसे। तो मे भी आप किसी ऐसे ट्यूटर के पास जा रहे हैं जो बेचारा ओ लेवल पढ़ाता ही नहीं है, वो डेसिबल्स की बातें कर सकता है, कर ले तो अच्छी बात है, कर ले, मसला नहीं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये था फेज 1। फेज 2 पे आते हैं। अब ये सारा कुछ डिस्कशन मैंने रट्टा मारने के लिए लिख दिया है। सेंट्रल स्टार क्या होगा भाई, प्लैनेट्स क्या होंगे, ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होंगे, उनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, और हमारा जो इनर सोलर सिस्टम है और आउटर सोलर सिस्टम है, वो सब कुछ यार पढ़ लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऑर्बिटल स्पीड का डिस्कशन हो गया आपसे, हमने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात। पहले आप ये देखिए यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, ये हमने क्या बनाया हुआ है, हमने बनाया हुआ है एक अदद, क्या बनाया हुआ है भाई, इलिप्स बनाया हुआ है। इलिप्स मतलब सूरज के इर्द गिर्द दुनिया घूम रही है। फिर हमने कहा कि इसमें हमारे लिए चार बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं: पोजिशन 1, पोजिशन 2, पोजिशन 3, पोजिशन 4। 1 और 3 पे हमने मार्क किया हुआ है क्या कहते हैं, समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस, अच्छा यहाँ जून 20 लिखा हुआ है, वैसे 21 जून पाकिस्तान में होता है, तो हमने 21 जून भी कर सकते हैं, 20 जून भी कर सकते हैं, एक आधे दिन से कोई मसला नहीं होता। विंटर सॉलिस्टिस 21 दिसंबर ही होता है कराची में, तो वो भी चलेगा। अब समर सॉलिस्टिस का क्या मतलब है? समर सॉलिस्टिस का मतलब ये कि ये वाला जो पोजीशन 1 है, यहाँ पे होगा लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो दिन और रात में 24 घंटे होते हैं, आपको पता ही होगा ये बात। तो अब डे तकरीबन यहाँ पे होता है 17 घंटे का, 16 घंटे का, 15 घंटे का, 15.5 घंटे का। एग्जैक्ट अगर मैं याद करके बताऊँ आपको, तो डे लाइट तकरीबन यहाँ पे लिखी हुई भी नजर आ रही होगी, 15 hours and 33 minutes। ठीक है, लॉन्गेस्ट डे। तो शॉर्टेस्ट नाइट यानी कि टोटल आप 24 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लें, अगर 15 आवर्स का डे है, तो बाकी जो बचेगा आपके पास वो सारा का सारा नाइट का टाइम होगा, लेकिन वो कम होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी हम फिलहाल सिर्फ बात कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की, अर्थ के ऊपर वाले रीजन के, जो नॉर्थ पोल के क्लोजर है। ठीक है, और वो आपने जियो में बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या होता है और साउदर्न हेमिस्फेयर क्या होता है, अभी हम सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाएं आप पोजिशन नंबर 3 में। तो जब जिन लोगों की यहाँ पे समर थी, यानी कि पाकिस्तान की लेट से यहाँ पे समर थी, अब पाकिस्तान में यहाँ पे विंटर चल रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट नाइट होगी और शॉर्टेस्ट डे होगा। रीजन आपको समझ में आ ही रहा होगा। रीजन आपको क्या समझ में आ रहा होगा, क्यों समझ में आ रहा होगा, देखें, समझें। हम ये कह रहे हैं तकरीबन यहाँ पे 9 घंटे की जो है, तकरीबन 9.5 घंटे की रात है। तो रीजन ये कि भाई अगर आप इसको समझें, तो यहाँ पे जो इलाका है, ये वाला ऊपर वाला जो इलाका है, ये सूरज से बहुत दूर है, तो यहाँ पे विंटर होगी। जब ये यहाँ पे आते हैं हम, तो ये सूरज के बहुत करीब है, तो यहाँ पे समर होगी। राइट? बात समझ में आती है? बेटा जवेरिया ईमान, आप लोगों की आवाज भी नहीं आ रही, कोई सवाल भी नहीं आ रहा, कोई जवाब भी नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आई डोंट नो। अहमद, कौन कौन है? अच्छा, ओके, नाइस, गुड। ठीक है, ये हो गए दो सॉलिस्टिस, समर और विंटर सॉलिस्टिस हो गए। अब आते हैं भाईजान इक्विनॉक्स। नाम से समझ में आ रहा है इक्विनॉक्स, जो इक्वल होगा पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 4। इक्विनॉक्स इक्वल होगा मतलब डे और नाइट 12 आवर के होंगे, यानी कि 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात। तो अभी हम लोग बेसिकली, आप विंटर कहते हुए अजीब लग रहा है, विंटर इक्विनॉक्स में, ऑटम इक्विनॉक्स तो नहीं कह सकते, विंटर इक्विनॉक्स टाइप में। आपको पता है ये मार्च 20 की तरफ आप जा रहे हैं, तो ये इक्विनॉक्स हो जाएगा आपका भाईजान। ठीक है, और अगर हम प्रिसाइजली बात करें, तो आप 2 दिन बाद चेक कर लीजिएगा, पूरे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। तो जो लोग फजर और मगरिब की हिसाब किताब रखते हैं, उनको भी समझ भी आ जाएगा। यहाँ पे हमने कहा कि हमारा जो एक्सपोजर है अर्थ का, आप देखो ध्यान से देखो, अर्थ ने ये वाली साइड एलिमिनेट नहीं की, अर्थ की फ्रंट साइड एलिमिनेटेड है, यहाँ पे अर्थ की ये वाली साइड एलिमिनेटेड है, ये बड़े इंपॉर्टेंट बात। तो इक्विनॉक्सेस, इक्वल डेज, इक्वल लेंथ ऑफ डेज एंड इक्वल लेंथ ऑफ नाइट्स को कहते हैं हम। ये हमारी दो पोजीशन है, डेट्स आपको पता होनी चाहिए क्या क्या है, एग्जाम में पूछ सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आपको नजर भी आ रही है ये बात,
कि दुनिया जो है ना वो सीधी नहीं है, दुनिया टेढ़ी बनी हुई है। ये जो एंगल आप देख रहे हो, आपको नजर आ रहा है, स्ट्रेट नहीं बना हुआ ये एंगल। ये जो अर्थ की बार बनी हुई है, ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे बनी है, आपको क्लियरली नजर आ रही है ये बात, राइट। तो ये वैल्यूज भी याद होनी चाहिए कि ये जो अर्थ का एक्सिस है, ये किस तरह से डिजाइंड है। ये 23.5 डिग्रीज का टिल्ट होता है। अर्थ ओरिजिनल एंगल से थोड़ी सी टेढ़ी होती है, यूं नहीं होती, यूं होती है, थोड़ी सी फ्लिप होती है। तो ये जो एंगल होता है ये 23.5 डिग्रीज का होता है। ठीक हो गई बात? तो आपको ये समझ में आ गई पूरी, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है ये लाइट ईयर्स लिखे हुए हैं, एरोनॉटिकल माइल्स लिखे हुए हैं, ये करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे आपको एनिमेशन दिखानी थी, वो मैंने आपको बता दिया। लाइट ईयर से याद आया, लाइट ईयर भी याद करना है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, इन 1 ईयर इन वैक्यूम, या इन स्पेस कह लो, या इन वैक्यूम कह लो। तो हम दुनिया में ये लाइट ईयर्स की बातें कर रहे होते हैं ना, जैसे आपने कोई मार्वल बेस या डीसी बेस या कॉमिक बेस मूवी देखी है, तो 100 बिलियन लाइट ईयर्स अवे, 2 लाइट ईयर्स अवे, 3 लाइट ईयर्स अवे। तो लाइट ईयर्स यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है, जो लाइट ट्रेवल करती है 1 साल में, और स्पेस में। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? तो एस इज इक्वल्स टू वी टी से कैलकुलेट कर सकते हो। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 एक्सपोनेंट 8 होती है। और 1 ईयर में अगेन उसको सेकंड्स में ले जाओ, 365.25, फिर वही वाला पूरा गेम, 24 × 3600 वाला, ये पूरा आप कर सकते हो। ठीक हो गई बात? ये बात समझ में आती है? नाइस। अब आते हैं कि भाई ये, अब ये क्या नजर आ रहा है हमें? तो ये नजर आ रहा है कि सनसेट और सनराइज कहाँ से हो रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी पता होना चाहिए। तो जो हमारे पास इक्विनॉक्सेस होते हैं ना, जब ये वाली चीज है इक्विनॉक्स, ऑटम है या विंटर है या समर इक्विनॉक्स, जो भी इक्विनॉक्स, वो इक्विनॉक्स में तो हमेशा परफेक्ट ईस्ट पे जो है वो सन राइज हो रहा होगा, और वेस्ट पे सन सेट हो रहा होगा। ठीक है। सॉलिस्टिस का गेम थोड़ा सा डिफरेंट है। सॉलिस्टिस अगर विंटर सॉलिस्टिस है, ठीक है, कौन सा सॉलिस्टिस है? विंटर सॉलिस्टिस है। तो जो राइज होगा वो साउथ ईस्ट से होगा और जो सेट होगा वो साउथ वेस्ट पे होगा। अच्छा, कुछ बच्चे बेचारे जज्बाती हो जाते हैं, वो साउथ वेस्ट से राइज कर देते हैं। भाई वेस्ट से राइज होगा जब कयामत आ रही होगी, तो मेक श्योर कि आप कयामत के करीब ना जाएं। ईस्ट से राइज होगा अभी फिलहाल, जब उल्टी घूमेगी दुनिया तब देखा जाएगा। अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे हम लोग देखें उसको दिन को। बड़ा खतरनाक दिन होगा वो, अल्लाह ताला से दुआ करें पहले ही हम लोग मर जाए, क्योंकि उस वक्त फिर तौबा वौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे ना, फिर आप, बड़ा खतरनाक डेंजर जोन होगा वो। समर सॉलिस्टिस पे जाते हैं। समर सॉलिस्टिस में क्या होगा भाईजान? राइज होगा, अभी भी भाईजान कहाँ से राइज होगा? ईस्ट से ही राइज होगा। खुदा को मारे, वेस्ट से राइज नहीं होगा, ईस्ट से राइज होगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से राइज होगा। तो ये जो मैंने दिखाने की कोशिश की आपको, ये सन पाथ डायग्राम होती है। तो ये समझाने के लिए सिर्फ बनाई हुई है कि आप ये सोलर रेडिएशन जिस तरह से एमिट हो रही होती है वो इस तरह होती है। आपको ये एग्जैक्टली फिगर आउट नहीं करना कि ये हो क्या रहा है, इसकी हैपनिंग्स क्या है, ये क्या लाइंस हैं। सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि भाई इस तरह से जो है ना वो, हम थोड़ा साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट की बात कर रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं। सेट होगा तो ये नॉर्थ वेस्ट पे होगा। ये हमारा पार्ट 1 पूरा खत्म हो गया। अब इसके अलावा, ये तो वैसी तफरी में लिखा हुआ है, ये भी ऐसी तफरी में लिखा हुआ है, ये है जो हमें पढ़ना है तफसील से। अब ये क्या है, पहले आप इसे देख लें आराम से, फिर मैं इसकी एक एक चीज समझाता हूँ। आप 2 मिनट देखें पूरा तफसील से, फिर इसे समझते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये स्टार फॉर्मेशन। देखा आपने ये क्या है? कुछ भी समझ में नहीं आया, ये होना चाहिए जवाब सर, एक लफ्ज भी सर जो समझ आया हो, एक लफ्ज भी समझ में आया हो। नहीं, ये हो नहीं सकता। ठीक है, मुझे अगर आप ये कहते हैं कि आपको सब समझ में आ गया, तो फिर क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं? तो आप चीता होंगे भाई, कोई खलाई मखलूक टाइप की चीज होंगे आप। इंसान तो नहीं होते खैर फिर आप ये बात तो तय है। तो अब इसके फेजेस का डिस्कशन करते हैं हम, कि ये क्या है, कैसे हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारा डिस्कशन हमें करना है। तो सबसे पहले जब स्पेस में अगर हम देखते हैं ना, कि भाई स्पेस में कोई मतलब कोई एक्टिविटी हो रही है, तो हमारे लिए सबसे पहला जो फेज होता है उसमें, स्पेस के अंदर कोई भी स्टार बनने का, कोई भी प्लैनेट की जो है वो क्या कहते हैं, साइकिल हो स्टार शुरू होने का, अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि जो है वो स्टार बन जाए कहीं पे, किसी जगह पे। तो सबसे पहली चीज है भाई नेबुला। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि स्पेस में हमारे पास, अब आपको ये साथ साथ याद रहेगा अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, अगर आप तफरी के मूड में बैठे हुए हैं ना, अगर आप लॉस्ट हैं फिर आप भूल जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया स्पेस में, एक स्टार को बनाने का अल्लाह ताला ने जो है ना हुक्म दिया। अब स्पेस कैसे काम करेगी? तो बेसिकली इट स्टार्ट्स विद दिस, कि भाई नेबुला बनेगा पहले। तो नेबुला होता क्या है? नेबुला एक क्लाउड होता है जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। इसमें हमारे पास प्राइमरीली आप कह लो गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। मैं कोशिश करूंगा बहुत कंसाइज करके लिखूं ताकि आपको ये याद रहे। और गैसेस इसमें हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम होती हैं, यहाँ से गेन शुरू होता है। तो ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल कहाँ से आता है? किसी चैंप से चैंप, किसी बड़े से बड़े, किसी भी मतलब इवन आप कोई साइंटिस्ट ले आए कहीं से, कोई उखाड़ के ले आए हम दुनिया में, नो वन नोस, बट वी एज मुस्लिम नो अल्लाह ताला इज विशिंग दिस, अल्लाह ताला सेड कुन एंड दिस हैज टू हैपन, फयकुन, इट हैज टू हैपन, इट्स लाइक दिस। तो ग्रेविटेशनल फील्ड tries to bring everything close, एवरीथिंग इज बेसिकली कमिंग क्लोजर क्लोज, अंदर बिल्कुल एक एक डेप्थ की तरफ, एक पॉइंट की तरफ, एक यूनिटी की तरफ। दे आर बीइंग अट्रैक्टेड, दे आर बीइंग पुल्ड इन। ठीक है भाईजान, ये हो गई बात। सेकंड फेज क्या है ये? फर्स्ट फेज नेबुला। ठीक है, सेकंड फेज है इसमें, अभी वो इस डायग्राम में यहाँ पे नजर नहीं आ रहा क्योंकि मुझे वो एक रेलेवेंट डायग्राम मिली नहीं थी। तो दैट इज अ प्रोटोस्टार। ये इस मेन सीक्वेंस भाई से पहले की चीज है। ठीक है, मेन सीक्वेंस भाई से पहले की चीज निब्यूला के बाद, और मेन सीक्वेंस भाई से पहले की चीज है प्रोटोस्टार। ये सेकंड फेज है। तो आई थिंक आई माइट हैव दैट, दिस इज निब्यूला, वी आर सीइंग अ निब्यूला। तो आपको नजर आ रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड इन्हें कोलैप्स कर रही है, ये सब, ये जो रिंग्स नजर आ रहे हैं ना, दे आर बीइंग पुल्ड इन ये एक अंदर की तरफ जा रहे हैं। दिस इज द नेबुला, दिस इज बेसिकली अ प्रोटोस्टार। तो टाइम होता तो समझाना शुरू करता मैं, कि बेसिकली प्रोटोस्टार इज गोइंग टू क्रिएट, अल्लाह ताला विल क्रिएट इट वेन एवर ही वॉन्ट्स। दिस प्रोटोस्टार वुड बी फॉर्म नियर टू अर्थ एंड दैट विल क्रिएट द राइज ऑफ कयामत। इट इज गोइंग टू शिफ्ट द बैलेंस। फिर दुनिया जो है वो उल्टी हो जाएगी और प्लैनेट्स डिफरेंट हो जाएंगे। टाइम होगा कभी फिर बात करेंगे, अभी तो एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव में जा रहे हैं। हुआ क्या है? ये भाई थे नेबुला, ये भाई क्या है? प्रोटोस्टार है। नेबुला में क्या था? डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस थी। प्रोटोस्टार में क्या है? प्रोटोस्टार में हुआ ये कि ये जो नेबुला भाई थे ना, ये कोलैप्स हो गए। आप देख रहे हैं ये सेंटर में ज्यादा डेंस हो गया, और एक वाइट लाइट बिल्कुल बीच में से इमर्ज हो रही है। तो कुछ बुक्स में ये इस तरह से हीलियम टाइप, वो हेलियोस्फेयर टाइप का भी स्ट्रक्चर इसका मिलता है हमें, कि लाइट जैसे बीच में से कोई चीज फट रही हो ना, तो लाइट जनरेट हो। तो ये प्रोटोस्टार है। नेब्यूला में आपने क्या रट्टा लगाया था? नेब्यूला में सिर्फ आपने कहा था कि इट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ डस्ट गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स एंड दे आर बीइंग पुल्ड इन ड्यू टू ग्रेविटेशनल कोलैप्स। प्रोटोस्टार पे आते हैं। तो प्रोटोस्टार बेसिकली इज फॉर्म्ड, ये भी साथ साथ लिख लेते हैं, बाय कोलैप्स ऑफ नेब्यूला। नेब्यूला अंदर की तरफ बिल्कुल कोलैप्स हो गया, गिर गया अंदर, सेल्फ रीजन पे चला गया, और एक कोर फॉर्मेशन हो गई है
जो आपको वहां पे लाइट नजर आ रही है, कोर फॉर्मेशन हो गई है। कोर बेसिकली वो है हार्ड चीज, जिसमें डेंस चीजें हैं, जिसमें कोई चीज एग्जिस्ट कर सकती है। और अब ये इसमें से लाइट एमिट हो रही है, कोर फॉर्मेशन लाइट जो है वो नजर आ रही है आपको। और ऑब्जेक्ट जो है वो अपना मास गेन कर रहा है, एक सेंटर बन रहा है, एक चीजें जो है वो सॉलिडिफाई टाइप हो रही हैं। ठीक हो गई बात। अब प्रोटोस्टार कन्वर्ट होगा मेन सीक्वेंस स्टार में। अब यहां से आके दो कैटेगराइजेशन हुई। मेन सीक्वेंस स्टार हो सकता है एक छोटा नन्ना मुन्ना स्टार, जैसे कि हमारा सन, सन टाइप की चीज। और मेन सीक्वेंस स्टार हो सकता है एक बड़ा जाइंट, बिग जाइंट, बिग जाइंट, स्मॉल जाइंट। ये चीज हो सकती है। अब ये जो मेन सीक्वेंस है इसको हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं कि जब हमारा प्रोटोस्टार भाई एक ऐसे टेम्परेचर पे चले जाता है। प्रोटोस्टार में टेम्परेचर राइज क्यों हो रहा है? हाँ, सर नेबुला में टेम्परेचर राइज क्यों हो रहा है ये तो आपने बताया नहीं, इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आपको न्यूक्लियर फिजिक्स में नहीं लेके जाना चाह रहा। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब पार्टिकल्स करीब आ रहे हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन जब शुरू होगा तो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी रिलीज होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। प्रोटोस्टार जब इतना हॉट हो जाता है कि एक ऐसे टेम्परेचर पर आ जाता है कि अब प्रोटोस्टार भाई साहब बैलेंस हो गए। ये जो प्रोटोस्टार भाई साहब बैलेंस हो गए, ना ये फट रहे हैं, ना ये सिकुड़ रहे हैं, ना ये अंदर की तरफ कोलैप्स हो रहे हैं, ना ये बाहर की तरफ। तो एक तरह के इक्विलिब्रियम फेज में आ गया ये है आपका एक प्यारा सा मेन सीक्वेंस स्टार। ये हमारा वाला सन है, छोटा सा, ना होने के बराबर, मेन सीक्वेंस स्टार ये है। ठीक है जी, अब ये स्टेबल है। अब ना ये ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ से अंदर की तरफ कहीं गिर रहा है, ना कोलैप्स हो रहा है, ना एक्सपेंशन से कर रहा है। तो इट इज इन इक्विलिब्रियम, जिसे हम कहते हैं मेन सीक्वेंस स्टार। मेन सीक्वेंस स्टार में ये इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक हो गई बात? बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब आते हैं। मेन सीक्वेंस स्टार अगर लो मास स्टार है, लो मास स्टार वो होता है जिसका हमारा हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा। हाँ, ये लिखा हुआ है लो मास। इसका मास होना चाहिए, यार मैंने क्यों नहीं लिखा हुआ लो मास स्टार? चलो यहाँ लिख देते हैं बच्चों के लिए। लो मास स्टार होना चाहिए मास ऑफ स्टार लेस देन 8 टाइम्स मास ऑफ सन। यहाँ होना चाहिए मास ऑफ स्टार मोर देन 8 टाइम्स मास ऑफ सन। ये भाई 8 लकी नंबर समझ लो, स्पेस फिजिक्स में है तो उसमें उन्होंने बना के दिया हुआ है हमें, तो हमें याद करना है। यानी कि अगर हमारा जो मेन सीक्वेंस स्टार है उसमें कम मास है, छोटा सा है, नन्ना मुन्ना सा है, तो वो स्टेबल तो है। उसका क्राइटेरिया क्या है? कि उसका मास होना चाहिए लेस देन 8 टाइम्स मास ऑफ सन। व्हाट इज मास ऑफ सन? 2 एक्सपोनेंट 30 kilograms, दैट्स द मास ऑफ सन। ठीक हो गया? इससे अगर कम है, 8 टाइम्स से कम है। अगर हम कहते हैं कि हमारा जो मास ऑफ स्टार है वो मोर देन 8 टाइम्स मास ऑफ सन है, तो हम उसको बोलेंगे ये बड़ा एक जाइंट बनने वाला है। तो मेन सीक्वेंस में इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक हो गई बात? यहां तक बात समझ में आ गई? अब मेन सीक्वेंस स्टार। अच्छा, तो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज सन? तो सन इज अ स्टार भाई, सन इज अ मेन सीक्वेंस स्टार। सन इज अ लो मास मेन सीक्वेंस स्टार। ठीक है, ये याद करना है आप, पता होना। ठीक हो गई बात? इसके बाद क्या होगा भाई? इसके बाद जो लो मास स्टार है पहले उसको देख लेते हैं, फिर हाई मास स्टार पे जाएंगे। तो लो मास स्टार में होगा ये कि अब वो कन्वर्ट होगा एक रेड जाइंट में। किस में कन्वर्ट होगा भाई? रेड जाइंट में। अब ये रेड जाइंट में और मेन सीक्वेंस स्टार में क्या फर्क होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्क ये होगा कि इसका टेम्परेचर लेस होगा थोड़ा सा इससे। इसका टेम्परेचर ज्यादा था तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्यों मतलब ऐसा हो जाएगा भाई? इसलिए ऐसा हो जाता है क्योंकि इसका जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है ना वो खत्म हो रहा होता है। न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम जो आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं
जो न्यूक्लियर फ्यूज हो रहे होते हैं, मेल्ट हो रहे होते हैं, वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो अब आपको नजर भी आ रहा है डायग्राम में भी कि ये थोड़ा सा येलो से या वाइट से रेड हो गया है। तो वो जो विबग्योर लिखा था ना आपने, उसमें ये इस जगह पे आ गया है बेचारा, रेड पे, बिल्कुल मरी हुई एनर्जी लेवल, लेस एनर्जी, लीस्ट एनर्जी लेवल पे आ गया। हाई एनर्जी था ये पूरा यहाँ तक, अब बेचारा यहाँ पे आ गया है। तो पहले वाइट था, वायलेट तक जब पहुंचता तो वाइट स्टार होता है, फिर हल्का हल्का अपना एनर्जी टेम्परेचर कम करता जाता है, रेड जाइंट बन जाता है। और रेड जाइंट के अंदर क्या क्या होता है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये बात पता हो काफी है कि कोल्डर टेम्परेचर होता है। क्यों कोल्डर टेम्परेचर हो जाता है? इसलिए कोल्डर टेम्परेचर हो जाता है भाई कि क्या कहते हैं, जो फ्यूल है, न्यूक्लियर फ्यूल, वो रन आउट हो जाता है। ठीक है जी। फिर आते हैं कि हमारे पास, यहाँ पे मैंने डाले, ये तो मैंने रेड जाइंट और वो डाला है। हाँ, ये तो बात तो बताएंगे इनको, ये हमने दिखाया हुआ है इनको। सर चलो पहले इस पे ही रहते हैं। यहाँ पे भी मैंने दिखाया हो, रेड जाइंट के बाद प्लैनेटरी नेबुला, वाइट डॉर्फ। हाँ, वाइट डॉर्फ दिखा देते हैं। ये है भाईजान वाइट डॉर्फ। ठीक हो गई बात? ये होगा वाइट डॉर्फ, जब रेड जाइंट, वाइट, सॉरी, रेड जाइंट कहाँ पे जाएगा, प्लैनेटरी नेबुला बनेगा, फिर उसके बाद वाइट डॉर्फ पे जाएगा। पहले आते हैं रेड जाइंट तक। रेड जाइंट तक सबको बात समझ में आ गई? आते हैं उसके ऊपर बेटा, उसके ऊपर आते हैं। रेड जाइंट तक बात समझ में आ गई? अब आप देखो, रेड जाइंट के बाद ये वापस किस में जा रहा है, रेड जाइंट के बाद ये वापस जा रहा है नेबुला टाइप में। तो अब ये यहीं पे जा रहा है जहां से ये शुरू हुआ था। ठीक है, ये नेबुला टाइप में जा रहा है। अब नेबुला जब यहाँ पे बन रहा है, उसको जो प्लानिटरी नेबुला हम कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं हम कि अब जो रेड जाइंट है ना बेचारा, अब वो बेसिकली एक फ्लैट टाइप की सरफेस में एक्सपेंशन शुरू कर देता है। तो उसकी जो लाइट इंटेंसिटी है वो खत्म हो जाती है, और अब आपको एक क्या कहते हैं, इमिशन मिलना शुरू हो जाता है, जिसमें जो क्लस्टर ऑफ गैसेस था, जो फ्यूल था, जो आपके पास यहाँ पे हाई एनर्जी क्या कहते हैं कोर बना था, वो अब एक्सपेंशन की तरफ चला जाता है, और ये सरफेस खत्म होना शुरू हो जाती है। जो सॉलिड एक रिजिड सरफेस बनी थी, यहाँ पे उसका फ्यूल खत्म हुआ था, यहाँ पे उसका जो कोर है वो थोड़ा खत्म हो रहा है, एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है। तो हमारे पास जो हाई एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स बने थे एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन, वो स्पेस पे थोड़े से घूम फिर रहे हैं, आप एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, स्प्रेड आउट हो रहा है। दैट इज अ प्लैनेटरी निब्यूला। तो सिंपल अगर हम इसको डिफाइन करें, तो ये अब क्या होगा, ये वापस क्लस्टर ऑफ गैसेस होगा और डस्ट होगा। एंड करेगा फिर ये किसके ऊपर, वाइट डॉर्फ के ऊपर। किसके ऊपर एंड करेगा अब ये, वाइट डॉर्फ के ऊपर। तो अब वाइट डॉर्फ जो है वो क्या होगा बेसिकली, तो वाइट डॉर्फ अब बेसिकली ये होगा कि अगर हम इसको समझें कि हमारे पास जो प्लैनेटरी नेबुला है उससे वाइट डॉर्फ में किस चीज़ का फर्क होगा, तो जो बिल्कुल बचा कुचा, जैसे आप कहते हैं ना कोयला जल जाए, ऐश जो बचता है, वो ऐश जो बचेगा न्यूक्लियर फ्यूल का, जो रिमेनिंग्स होंगी, जो हमारे पास रिमेन्स होंगी, जो समझ लो एशेस टाइप होंगे, न्यूक्लियर डेके के, वो सारे के सारे ये बना रहे होंगे वाइट डॉर्फ। ठीक हो गया बात? ये हो गई एक बात। अच्छा, जब हाई मास स्टार के पास जाते हैं तो मेन सीक्वेंस से वो बनता है रेड सुपर जाइंट। अब ये जो रेड सुपर जाइंट है और ये जो रेड जाइंट है, इसमें क्या फर्क होता है, ये अब थोड़ा सा अलग से देख लेते हैं। अगर हम इसमें फर्क करें तो वो मैंने पीछे स्लाइड पे लिखा हुआ है, आपको समझाने के लिए ये आ जाएगा। तो रेड जाइंट में हमारे पास जो इंटेंसिटी होती है वो सन की तरह की होती है, रेड सुपर जाइंट में साइज सन से बहुत बड़ा होता है। ठीक है। जो ल्यूमिनोसिटी है, यानी कि जो लाइट इंटेंसिटी है, वो कैसी है, तो ब्राइट होती है रेड जाइंट में, एक्सट्रीमली ब्राइट होगी रेड सुपर जाइंट। ठीक है, बस लाइट इंटेंसिटी का बेसिकली फर्क होगा। बाकी टेम्परेचर इसका भी अपने मेन सीक्वेंस से कम होगा, लाइट इंटेंसिटी इसकी उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी, रेड जाइंट से ज्यादा होगी।
ठीक हो गई बात। अच्छा जी। देन आते हैं फिर कि ये सुपरनोवा क्या होगा। रेड सुपर जायंट के बाद सुपरनोवा क्या होगा। तो सुपरनोवा की अगर हम बात करते हैं, तो ये बेसिकली आफ्टर एक्सप्लोजन बनता है ऑफ रेड सुपर जायंट। रेड सुपर जायंट बेचारा पूरा एक्सप्लोड कर जाता है, पूरा फट जाता है। और इसको हम कहते हैं डेथ ऑफ अ हाई मास स्टार। इसमें फिर हमें क्या कहते हैं, दो पॉसिबल चीजें मिलती हैं। ये हाई मास स्टार जब एक्सप्लोजन के बाद सुपरनोवा बनता है, तो इसमें हमारे पास इसके बीच से जनरेट होता है ब्लैक होल, जो हर चीज को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और वो जो इसकी सराउंडिंग पे एक पूरा कोर वगैरह बना होता है, उससे हमें मिल रहा होता है एक न्यूट्रॉन स्टार। ये है इसका बिल्कुल एंड गेम। वो एंड गेम होता है ना जैसे एवेंजर्स में, वैसा ही पूरा एंड गेम। तो मैंने कोशिश ही की है कि मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूँ, समझा दूँ। और स्पेस फिजिक्स में काफ़ी हद तक चीज़ें कवर हो गई हैं। अब एक और सेशन रखेंगे जिसमें हम पास्ट पेपर्स करेंगे इसके इंशाल्लाह ताला। वो मैं आपको बता दूंगा। ये स्लाइड और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन हिट मी अप ऑन माई व्हाट्सएप। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।